अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर इकराम ख़ान फ्रॉम एबटाबाद। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का प्रैक्टिकल पार्ट हमारा शुरू हो चुका था और हमने फॉर्ज़म नंबर 71 में पढ़ा था कि डिजीज़ को क्योर करने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला ये कि डिजीज़ को समझा जाए, दूसरा ये कि जो अद्वियात डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही उस अद्वियात की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए उसकी प्रूविंग के प्रोसेस को समझा जाए, और तीसरा फिर उन मेडिसिन को इस्तेमाल करने का यानी पॉथोलॉजी को समझा जाए। तो आज हम पहले पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्ज़म नंबर 72 से लेके 81 तक। तो आइए चलते हैं। फॉर्ज़म नंबर 72 में डॉक्टर हरमन ये कहते हैं, द फॉलोइंग जनरल रिमार्क्स आर ए प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ह्यूमन डिजीज़ आर एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़। यानी 72 में से लेके 81 तक हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ को पढ़ेंगे, डिजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर डिजीज़ को समझने के बाद हम उसके लिए उसकी मैनेजमेंट को समझना हमारे लिए आसान होगा। डिजीज़ एक्यूट होती है और क्रॉनिक होती हैं जी। एक्यूट डिजीज़ कौन सी होती है? विच हैव रैपिड ऑनसेट or abnormal and tuned vital force. They characteristically run their course and come to an end more or less quickly. जो एकदम आती हैं और एकदम ख़त्म हो जाती है, या रिकवरी में या मरीज़ रिकवर कर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। अदर इनसिग्निफिकेंट एंड ऑफन अननोटिस। अच्छा, ये तो एक्यूट डिजीज़ की जनरल इन्होंने डेफिनेशन दी है। सिम्टम्स प्रोमिनेंट होती हैं, क्लियर होती है, रैपिड ऑनसेट होता है एक्यूट डिजीज़ का। और इसके अगेंस्ट क्रॉनिक डिजीज़ क्या है? अदर इनसिग्निफिकेंट एंड अदर अननोटिस्ड एट द बिगिनिंग। यानी जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो शुरू में उनको नोटिस नहीं किया जा सकता, वो अननोटिस्ड वे में उनकी शुरुआत हो जाती है। डायनामिकली अनट्यून द लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच इन इट्स ओन वे। हर एक डिजीज़, हर क्रॉनिक डिजीज़ अपने एक तर्ज में वाइटल फोर्स को अनट्यून करती है और ग्रेजुअली वो अंदर बढ़ती चली जाती है, जिसके से पेशेंट इतनी ज़रूरत महसूस नहीं करता कि मैं इसका इलाज करूं, कि हमारा जो वाइटल फोर्स या वाइटल प्रिंसिपल्स है वो जो कि हमारे हेल्थ का प्रिजर्वर है, ठीक है, तो वो एक इनएफेक्टिव या इनएप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस शो करता है स्टार्ट में भी और उसकी कंटिन्यूटी में भी। तो उसको वो ख़त्म नहीं कर सकता खुद ब खुद। तो क्या होता है जी? सो दैट इट मस्ट इम्पोर्टेंटली लेट देम फ्लोरिश वाइल इट बिकम्स एवर मोर अनट्यून्ड अंटिल द ऑर्गेनिज्म इज़ फाइनली डिस्ट्रॉय। तो ये आस्ता आस्ता जड़ें मजबूत करती चली जाती है और वाइटल फोर्स बिल्कुल वीकर हो जाता है, डायनामिकली वीक हो जाता है। तो क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो पैदा हो जाती है। और क्रॉनिक डिजीज़ जितने भी हैं, यहाँ पे लिखा है, दे अराइज फ्रॉम द डायनामिक कंटेजियन ऑफ द क्रॉनिक मायाज़म। क्रॉनिक मायाज़म्स के साथ एक इन्फेक्शन हो जाने से क्रॉनिक डिजीज़ पैदा होती है। क्रॉनिक मायाज़म को हम अगले फॉर्ज़म्स में पढ़ेंगे। 73 में डॉक्टर हरमन ने एक्यूट डिजीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया, यानी पहले डिजीज़ को क्लासीफाई किया दो में, एक्यूट और क्रॉनिक में। एक्यूट आपको बता दिया रैपिड ऑनसेट, क्रॉनिक ग्रेजुअली बॉडी के अंदर पैदा होती चली जाती है और फिर ख़तरनाक सूरत हाल में आ जाती है। अभी 73 में इन्होंने एक्यूट डिजीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया है। अच्छा, उसको क्या शॉर्ट सा मैं पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 73 में ने पहला एक्यूट डिजीज़ को क्लासीफाई किया, नंबर 1 एक्यूट इंडिविजुअल डिजीज़ या इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़, जो कि इंसान डिफरेंट एक्साइटिंग कॉजेज़ के साथ एक्सपोजर उसका जब होता है तो उसको इंडिविजुअल, यानी जो एक वक्त में किसी एक आदमी को डिजीज़ हो जाए उसको इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। व्हेन ही एक्सपोज हिम और हरसेल्फ विथ फॉलोइंग एक्साइटिंग कॉजेज़, यानी एक्सेसेस और प्राइवेशन इन ईटिंग, या खाने को कुछ है नहीं है या बहुत खा लिया, ठीक है, या कुछ चोट लग गई, ट्रॉमेटिज़म, या उसका एक्सपोजर हो गया ठंडे या बहुत गर्म मौसम में,
या थकावट हो गई या मेंटल या फिज़िकल स्ट्रेन, ओवर फिज़िकल एग्जर्शन हम जिसे कह सकते हैं, या परेशानी, सदमा, ठीक है, एक्यूट। इन रियलिटी मोस्ट ऑफ दिस एक्यूट डिजीज आर ओनली पासिंग फ्लेयर अप्स ऑफ द लेटेंट सोरा। जब बाज़ औक़ात ये इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़ आपके अंदर जो लेटेंट सोरा है, जो जनरेशन टू जनरेशन आप तक पहुंचा है, उसके साथ जब भी एग्जाइटिंग कॉस्ट मिलती है तो वो लेटेंट सोरा एक्सप्लोड करता है, जिसकी मद में एक्यूट डिजीज़ पैदा होती है, ठीक है। और ये बाज़ औक़ात यानी जब आपका सोरा डोरमेंट पोजीशन से निकल आता है ड्यू टू योर बैड लाइफस्टाइल, जब आप खाने पीने में नहीं देखते, जब आप जो जिस्म का हक है आप उसको नहीं देते, तो आपका इंटरनल सोरा एक्सप्लोड कर जाता है। यानी आगे हम जाके देखते हैं कि सोरा क्या है। एक तो एक इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज़, दूसरा स्पोरेडिक एक्यूट डिजीज़। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को डिज़ीज़ हो जाए आबो हवा की वजह से, ठीक है, या वो जहाँ पे रह रहे हैं, और उन्हीं बंदे को डिज़ीज़ होती है स्पोरेडिकली, जो ससेप्टेबल हो, जो हसासियत रखते हो, जो एक कैपेसिटी रखते हो टू एक्वायर डिजीज़, दिस इज सो कॉल्ड। यानी आप ये कह सकते हैं उर्दू में कि बीमारियों को कबूल करने की सलाहियत, ससेप्टेबिलिटी। तो जिसमें जैसे ससेप्टेबिलिटी होगी तो स्पोरेडिक एक्यूट डिजीज़ को होगी, जो एक वक्त में स्पोरेडिकली स्कैटर्डली कुछ लोगों को हो जाए, ठीक है, जो ससेप्टेबल होते हैं। तो ये स्पोरेडिक एक्यूट डिजीज़ है। इसके अलावा एपिडेमिक डिजीज़ है, जो एक वक्त में बहुत सारे लोगों को फ्रॉम द सिमिलर कॉज विद सिमिलर मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स हो जाए। तो स्पेशली ये क्राउडेड एरियाज़ में ये कॉन्टेजियस हो जाता है एक से दूसरे को, जैसे डेंगू फीवर है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसकी। और इस किस्म के एपिडेमिक डिजीज़ फीवर्स को भी कॉज करते हैं, जो अपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो सेम ओरिजिन से पैदा होती है। दोज अफेक्टेड मैनिफेस्ट अ सिमिलर डिजीज़ प्रोडक्ट विच लेफ्ट टू इट्स लैंड्स इन डेथ और इन रिकवरी विद इन अ लिमिटेड टाइम। यानी ये जो एपिडेमिक फीवर हैं, डिजीज़ हैं, इनकी भी वजह बताई गई है। वार, फ्लड्स, फेमिन यानी कहत साली, या जंगे, या सैलाब वगैरह, ये एक एक्साइटिंग कॉज बन जाती हैं इस किस्म की फ़ीवर्स के लिए। और इसके अलावा कुछ एक्यूट ऐसी डिजीज़ हैं जो एक्यूट मायाज़म्स की वजह से पैदा होती हैं। इसको भी फर्दर जो है क्लासिफाई किया है कि एक्यूट मायाज़म को रिकरिंग एक्यूट मायाज़म या फिक्स्ड एक्यूट मायाज़म। फिक्स्ड एक्यूट मायाज़म से मुराद ये है, यानी नॉन रिकरिंग आप कह सकते हैं, जो साल में या ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा होता है लाइफ टाइम में, जैसे स्मॉल पॉक्स है, मीज़ल्स है, वुपिंग कफ है, ओल्ड ब्लड स्मूथ स्कैरलेटिना ऑफ सर्डिनम है, ठीक है, मम्स हैं एक्सेट्रा। और कुछ ऐसी हैं जो कि एक दफ़ा अगर हो गया तो दूसरी दफ़ा भी होने के चांसेस है। एशियाटिक कॉलरा फीवर ऑफ कोस्टल रीजन्स, यानी साहिली इलाकों में, येलो फीवर जिसे आप कहते हैं, और ताउन की बीमारी, लेमन प्लेग। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ डॉक्टर हनुमान ने ऑर्थोडॉक्स स्कूल को ये बताया कि उनके यहाँ एक कमी है कि वो फीवर्स को वो चंद जो फीवर्स हैं उनके ऊपर लेबल, पैथोलॉजिकल लेबल बता देते हैं, लगा देते हैं, और इस हिसाब से फिर उनके लिए उनका अपना मेडिसिनल प्रोटोकॉल होता है, जो कि गलत है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक जो ट्रू फिजिशियन है, वो कभी भी एक पैथोलॉजिकल लेबल के नहीं चलता जो पहले से चल रहा हो, क्योंकि हर एक फीवर के साथ अगर 5 बंदों को मलेरिया हो गया तो हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी होगी, तो हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके क्योर करते हैं। तो जैसे ओल्ड स्कूल में डू नॉट रिकॉग्नाइज द नेम्स, यानी हम जो होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं, हमें इन पैथोलॉजिकल लेबल्स को
याद रखने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जेल फीवर, बिलीस फीवर, टाइफस फीवर, पुट्रिक फीवर, नर्व फीवर और म्यूकस मेंबर, दे क्योर ईच अकॉर्डिंग टू। हम हर एक फीवर को अपनी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को के साथ क्योर करने की कोशिश करते हैं विदाउट गिविंग इट एनी पार्टिकुलर नेम। इस पे आगे डॉक्टर हरमन ने फर्दर 81 अफॉरिज्म में बताया गया है कि क्यों हम डिजीज़ को पैथोलॉजिकल लेबल नहीं देते हैं। वाई वी और क्योरिंग आवर पेशेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। इसकी एक और वजह डॉक्टर हरमन ने बताई कि 1801 में फिजिशियंस कंफ्यूज हो गए थे कि परप्यूरा मलेरिस रुडवॉन्ग जिसे बोलते हैं, जो कि वेस्ट से आया था, और स्कैलेट फीवर के साथ वो कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन फिर भी वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, वो तो कॉमन सिम्टम्स को फॉलो करते हैं, तो कॉमन सिम्टम्स सेम थी। तो पहले जो परप्यूरा मलेरिस को एकोनाइट ने प्रिवेंट किया, जो कि एपिडेमिक डिजीज़ थी, और स्कैलेट फीवर को बेलाडोना ने प्रिवेंट किया और क्योर भी किया, जो कि अमूमन स्पोरेडिक होती थी। लेकिन डॉक्टर हरमन के ज़माने से कुछ अरसा बाद एक और फीवर आया, एक्सैंथमेटिस फीवर, जिसमें ये इन दोनों की सिम्टम्स पाएगी। तो वहाँ ना एकोनाइट ने काम किया और ना बेलाडोना ने काम किया। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हम इसीलिए एक डिज़ीज़ को पैथोलॉजिकल लेबल लगा के, और वो बस ज़मानों से चल रही है, हर बंदा आता है उस जो पैथोलॉजी। अच्छा, ये तो चलो गलती है कि चंद सिम्टम्स को उठा के पैथोलॉजिकल लेबल, ये बड़ी गलती है कि उस लेबल की वजह से आप प्रोटोकॉल सेट करें मेडिसिन का। दिस इज़ रॉन्ग। तो अगर एक एलोपैथी में ये चीज़ डॉक्टर हरमन इसको ठीक नहीं समझते, तो कैसा एक होम्योपैथ उठ के एक पैथोलॉजिकल लेवल पे एक डिज़ीज़ पे रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब करता है। दिस इज़ सो बैड। अफाज नंबर 74 में डॉक्टर हरमन हमें क्या कहते हैं जी? 74 में डॉक्टर हरमन हमें ये कहते हैं आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिजीज़। अभी हम क्रॉनिक डिजीज़ पे आ गए हैं। एक्यूट डिजीज़ का आपने पढ़ लिया कि एक्यूट डिजीज़ की क्लास, अभी हम क्रॉनिक डिजीज़ की क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या है जी? ऐसी डिजीज़ जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिजीज़ हैं, यानी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में बाय द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ वायलेंट हीरोइन ड्रग्स इज स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन डोज, यानी अब्यूज ऑफ कैलोमल, कोरोसिव सप्लीमेंट, मर्क्यूरल ऑइंटमेंट, नाइट्रेट ऑफ सिल्वर, आयोडीन एंड ओपियम, वैलेरियन, सेंकोना बार, क्विनीन, फॉक्सो, इसको बड़ी मकदार में इस्तेमाल किया गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिसिमिलर। इस पे पीछे हमने बात की है, आप पीछे लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ डिसिमिलर के अफॉरिज्म सुनेंगे तो आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी कि आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिजीज़ क्या है। तो जब आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिजीज़ के अंदर नेचुरल डिजीज़ को आप एक डिसिमिलर डिजीज़ प्रोड्यूस एजेंट से मैक्सिमम डोजेस से दें तो कम्प्लेक्स डिजीज़ पैदा होती है। इस पर हमारी बात हो चुकी है। तो इससे क्या होता है कि आपकी वाइटल फोर्स जो है, वाइटल प्रिंसिपल, वो डे बाय डे कमज़ोर होती चली जाती थी। यानी कि वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वाइटल फोर्स जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाती है। तो आखिर में जब आप फर्दर पैलिएट सप्रेस करते हैं तो वाइटल फोर्स जो है वो मजबूर हो जाती है कि बॉडी के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आए अगेंस्ट व्हाट, कि जो चीज़ आप बार बार एंटर कर रहे हैं, जो डिसिमिलर डिजीज़ एंटर कर रहे हैं, जो ह्यूरिक स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम डोजेस दे रहे हैं पेशेंट को इन स्पेशली एलोपैथिक सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक। तो वाइटल फोर्स क्या करता है? तो वो फिर एक डिस्ट्रक्टिव अटैक करता है, इन हॉस्टाइल अटैक पे के ख़िलाफ़ एक रिवोल्यूशन लेके आ जाता है। वो रिवोल्यूशन क्या होता है? यानी किसी भी पार्ट और आपके ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट में जो एक्साइटेबिलिटी है, सेंसिटिविटी, या तो वो इनहिबिट कर लेती है, एक्सेजरेट कर लेती है, तो ख़त्म कर लेती है, उसको बढ़ा लेती है। कैसे? या किसी ऑर्गन को डायलेट कर लेगी, या कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, या सॉफ्ट कर लेगी, या हार्ड कर लेगी, जैसे ट्यूमर्स हैं, और या बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेगी, या लीजन्स पैदा कर लेगी बॉडी के अंदर। तो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इवन नीवर एट ऑफ सच न्यूज़। तो या बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है, उस ऑर्गन को, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा उस ज़माने में ये जो ब्लड क्लॉटिंग का या स्टारवेशन डाइट का ये प्रोसेस, डेबिलेटिंग ब्लड क्लॉटिंग स्टारवेशन डाइट, डॉक्टर हमने कहा
कि फीवर्स में या प्लेथोरिक इमेजिनरी प्लेथोरा को कम करने के लिए ब्लड लेटिंग यानी खून निकालना, तो उसने डॉक्टर हार्मन ने कहा कि ये मर्डर्स ट्रीटमेंट रहा है और इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है ह्यूमैनिटी को, या खाने को कुछ ना देना। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि हम डायनामिकली उस प्लेथोरा को या उस फीवर को कम करने की या उस इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करें जो ब्लड लेटिंग से, यानी एक जहाँ इन्फ्लेमेशन नज़र आई वहाँ इन्फ्लेमेशन की होती है कि ब्लड रश आउट कर जाता है विद योर इम्यून सेल्स टू प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उस इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आप ब्लड लेटिंग कर लें। यहाँ एक बात याद रखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर द कपिंग थेरापी, हिजामा समथिंग डिफरेंट एंड ब्लड लेटिंग समथिंग डिफरेंट। ब्लड लेटिंग आप फ्लेबोटोमी खेलते हैं, फसद बोलते हैं, जो आपके रगों से, आपके वेन से ब्लड निकालते हैं जहाँ इरिटेशन है। लेकिन हिजामा जो कपिंग थेरापी है ये समथिंग डिफरेंट, मैं उस तरफ नहीं जाता। ठीक है, तो हिजामा का मैंने ख़ुद इफ़ेक्ट देखा है। और यहाँ जो ब्लड लेटिंग की बात की जा रही है दिस इज़ टॉकिंग अबाउट फ्लेबोटोमी, लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो इस अफॉर्ज़म में डॉक्टर हार्मन ने 74 में इसके मुतालिक बताया कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिजीज़ में ये है कि जब आप स्ट्रॉन्ग डोजेस से ब्लड लेटिंग से वाइटल फोर्स को बिल्कुल वीक कर दें और वाइटल फोर्स एक रिवोल्यूशन लें और अंदर डिजीज़ पैदा होना शुरू हो जाए, सिंपल इज़ दैट। और इसमें कोई स्पेशली तो डॉक्टर हार्मन यहाँ एक दलील देते हैं, कहते हैं कि क्यों स्ट्रॉन्ग हीरिक डिसिमिलर डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा करती हैं। कहते हैं जब बंदा मर जाता है प्रोलॉन्ग मेडिसिन यूज़ करने के बाद, और जब उसकी ऑटोप्सी अगर की जाए तो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल मटेरियल चेंजेस आपको नज़र आएंगी, तो जिससे बताया जाता है भाई कि ये डिजीज़ थी जिसकी वजह से ये बंदा फोत हो गया है। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर ऐसा शख्स जिसने इस ऑर्थोडॉक्स किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की और अपने गांव में अपने दूर किसी एरिया में रहता और फोत हो गया एक डिज़ीज़ को लेके, ठीक है, एक नेचुरल डिजीज़ को लेके, उससे आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिजीज़ से दूर वो अब नेचुरल डिजीज़ के साथ मर गया, अगर उसकी ऑटोप्सी की जाए तो उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चरल या मेडिसिन या मटेरियल चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो इट्स मीन कि नेचुरल डिजीज़ को जब भी आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे देन इसका क्या मतलब है, यू आर गोइंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल डिजीज़। ठीक है, तो कुछ क्रॉनिक डिजीज़ में आर्टिफिशियल डिजीज़ हैं। तो 75 फॉर्म में डॉक्टर हार्मन ये कहते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ में बहुत मुश्किल है कि आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिजीज़ को आप क्योर करें, बहुत मुश्किल है। क्यों कि 76 अफॉर्स में डॉक्टर हार्मन ने ये बताया कि होम्योपैथी हमें अल्लाह ने ये होम्योपैथी नेचुरल डिजीज़ को क्योर करने के लिए दिया है, लेकिन अगर हम इन नेचुरल डिजीज़ को अननेचुरल वे में क्योर करने की कोशिश करें, क्योर तो नहीं होती, पैलिएट और सप्रेस होती है, उसका नुकसान क्या होता है कि आपके वाइटल फोर्स डे बाय डे वीक होती चली जाती हैं और आपकी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स डिजीज़ पैदा होती चली जाती हैं। तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम एक केस को क्योर। यही वजह है आज हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो वो चाहते भी क्विक रिलीफ है और उनको मिल भी जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ जो क्रॉनिक डिजीज़ को लेके आएँ और बहुत अरसा उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की, बाकी सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक के, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो फिर हम उसको क्रॉनिक पेशेंट्स को एक डीजनरेटिव चेंजेस लेके आए तो हम उसको कम से कम 8 महीने से साल 2-3 तक कहते हैं कि आपने हमारे साथ चलना है। आल्दो आपको शुरू में बड़ा फाका हो जाएगा, ऐसा फाका कि बाकी किसी सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक में नहीं हुआ होगा, लेकिन कंप्लीट क्योर के लिए डीजनरेटिव चेंजेस जो कि इनक्योरेबल है एलोपैथिक सिस्टम में, इसको क्योर करने के लिए यू हैव टू गिव टाइम। ओके, तो ये समझाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर पेशेंट के बैकग्राउंड में कोई मायाज़म नहीं है और आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिजीज़ वो लेके आया है नेचुरल डिजीज़ के साथ, तो डॉक्टर हार्मन और उसकी वाइटल फोर्स इतनी एग्जॉस्टेड नहीं है तो फिर भी क्योर करने में कई साल लगेंगे। फॉर्म नंबर 76 में ये फरमाया। 77 में क्या बताया, एक डिज़ीज़ क्रॉनिक डिजीज़ की क्लासिफिकेशन के दौरान
पहले आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिजीज़ और दूसरा क्या है कि स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़, यानी ऐसी डिजीज़ जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी सरदर्दी बन गई है तो उसको आप क्रॉनिक डिजीज़ नहीं कह सकते हैं, ये स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ हैं। तो दीज इंक्लूड डिजीज़ ब्रॉट अबाउट बाय द हैबिचुअल इंडल्जेंस हार्मफुल फूड, यानी खाने पीने, जैसे आजकल हमारा प्रोसेस फूड है और इस किस्म की खुराक हम खाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, जिसकी वजह से हम बीमारियां हम हमारी जान नहीं छोड़ती। और अनहाइजीनिक जो लाइफस्टाइल है इससे अच्छा, या तो जो हमारी नेसेसिटी हैं, लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं वो हमें नहीं मिलती, ठीक है, उसकी वजह से डिजीज़, या हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो अनहेल्दी है, स्पेशली डैम्प एरियाज़ पे जहाँ धूप नहीं पड़ती, ख़ासकर वहाँ पे हड्डियाँ नरम पड़ने की, यानी विटामिन डी की डिफिशिएंसी, इस किस्म की डिजीज़, यानी आपका एक्सपोजर है किसी भी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एनवायरनमेंट से, तो इससे अगर कोई डिज़ीज़ पैदा होगी तो वो स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ कहलाएगी। यानी क्लोज प्लेसेस पे, डैम्प वर्क प्लेसेस पे, या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिर एक बंदा है वो कह रहा है मेरे अंदर बहुत लेजीनेस है, मुझे भूख नहीं लगती, काम करने का जी नहीं चाह रहा, बदन की दर्द हैं, तो आप उसे कहें आप एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भूख भी लगेगी, लेजीनेस भी ख़त्म हो जाएगा, आप मेंटली फ्रेश भी होंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी सेडेंट्री लाइफ से आपकी डिजीज़ जो पैदा होती है, फिज़िकल और मेंटल और एग्जर्शन से भी, कंटिन्यूइंग इमोशनल स्ट्रेस से भी जो डिजीज़ पैदा होती है, दिस इज सो कॉल्ड स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़। दिस सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिस्टर्बेंस गो अवे ऑन देयर ओन विद इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन। जब आप अपनी लिविंग स्टाइल को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजीनिक कंडीशंस, तो ये डिजीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जिनको हम क्रॉनिक डिजीज़ भी, इनको भी हम क्रॉनिक डिजीज़ नहीं कह सकते हैं अगर कोई क्रॉनिक मेकानिज़म मौजूद नहीं है। 78 में जी अभी हम पढ़ते हैं द ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ को। ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ क्या है?